बच्चों, आज हम 10वीं क्लास के एक पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। ये पाठ एक नावल पर बेस्ड है। सबसे पहले लेखक के बारे में। इसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल, जिनका जन्म 1947 में जबलपुर में हुआ था। उन्हें फिल्में देखने का, फिल्मों के बारे में जानने का, लिखने का बहुत शौक था। अब आते हैं पाठ पर। पाठ जो है एक नावल पर बेस्ड है। हमारे बॉलीवुड में नावल पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे दिल बेचारा, लुटेरा, चेतन भगत की टू स्टेट्स और भी बहुत सी फिल्में हैं। ऐसे ही ये भी एक नावल पर बेस्ड है। उस नावल का नाम था तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और उसके लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु। अब आते हैं इस फिल्म की कास्ट पर। फिल्म में मेन जो रोल था वो किया था राज कपूर ने। राज कपूर रणबीर कपूर के दादाजी थे। रणबीर कपूर को आप जानते हैं, वही रॉक स्टार वाले साडा हक ऐथे रख, या फिर बफी। और इसकी हीरोइन थी उस जमाने की बहुत ही फेमस जो हीरोइन थी, वहीदा रहमान। फिल्म की स्टोरी गांव के इर्द गिर्द घूमती। राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी संगम, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी और उसकी सफलता से उनमें एक जोश आ गया था। तो उन्होंने एक साथ 4 फिल्में बनाने की घोषणा कर दी। और अब आते हैं तीसरी कसम के निर्माता पर। वो थे शैलेंद्र। शैलेंद्र बेसिकली एक गीतकार थे। गीत गाया करते थे और कंसर्ट्स में जाया करते थे। वहीं राज कपूर ने उन्हें सुना और अपनी फिल्मों में गीत लिखने के लिए कहा। उसके बाद शैलेंद्र ने राज कपूर की बहुत सारी फिल्मों में बड़े ही फेमस गीत लिखे। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। इन बिटवीन शैलेंद्र ने जब ये नावल पढ़ी तो उनके मन में आया कि नावल की कहानी बहुत अच्छी है, इस पर एक फिल्म बनाई जाए। उन्होंने राज कपूर को कहा। दोस्त थे और बहुत बड़े स्टार भी थे राज कपूर। जब राज कपूर ने स्टोरी सुनी तो एक दोस्त होने के नाते उन्होंने शैलेंद्र को मना किया और कहा कि ये फिल्म शायद थिएटर पर चलेगी नहीं। लेकिन शैलेंद्र एक कवि थे और उनके मन में पैसा कमाने की इतना इच्छा नहीं थी जितनी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, आत्मसंतुष्टि की इच्छा थी। इसलिए उन्होंने राज कपूर की वार्निंग के बावजूद फिल्म बनाई है। फिल्म बहुत ही बढ़िया बनी। राज कपूर और वहीदा रहमान दोनों ने सुपर डुपर एक्टिंग की। राज कपूर बने थे एक देहाती गांव के आदमी जो कि एक बैलगाड़ी चलाता है और वहीदा रहमान बनेगी एक नौटंकी वाली जो कि नाटकों में नाचने का काम करती है। राज कपूर का नाम था हीरामन और वहीदा रहमान का नाम था हीराबाई, इसलिए वो उसे पूरी फिल्म में मीता कहकर बुलाती है कि दोनों के नाम में सेम है हीरा। फिल्म देखने योग्य है, आप लोग जरूर देखें। उस जमाने में राज कपूर ने जो एक्टिंग की उसका कोई मुकाबला नहीं था। आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, दिल की बातें समझते हैं। और राज कपूर उस फिल्म में बार बार इश बोलते हैं। वही इश जब ऐश्वर्या राय देवदास में बोलती हैं तो वो बहुत हिट हो जाता है। और राज कपूर देहाती हैं, इसलिए चाय को चाहा बोलते हैं। खैर, तीसरी कसम नाम इसलिए पड़ा कि इस जो कहानी का नायक है वो 3 कस्में खाता है। पहली कसम कि अपनी बैलगाड़ी पर कभी भी चोरी का सामान नहीं लेकर जाएगा। दूसरी कसम कि अपनी बैलगाड़ी पर कभी भी बांस यानी बैम्बू नहीं लेकर जाएगा। और तीसरी कसम फिल्म के अंत में वो खाता है कि कभी अपनी बैलगाड़ी पर वो किसी नौटंकी की हीरोइन को नहीं लेकर जाएगा। क्योंकि जब वो वहीदा रहमान को मेले में ले जाता है तो पूरे रास्ते में उन दोनों के बीच जो बातें होती हैं, दोनों मिलकर जो खाना खाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उस सबसे राज कपूर को वहीदा रहमान से लगाव हो जाता है। लेकिन वहीदा रहमान उसकी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहती और उसे छोड़कर चली जाती है। तो फिल्म की एंडिंग जो है वो हैप्पी एंडिंग नहीं है। फिल्म के गाने, चाहे वो
पान खाए सैयां हमार, या फिर सजनवा बैरी हो गए हमार, जितने भी गाने थे वो फिल्म के थिएटर पर आने से पहले ही बहुत हिट हो चुके थे। दोनों हीरो और हीरोइन बहुत फेमस थे। इस सब के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। हालांकि शैलेंद्र के मरने के बाद बहुत हिट हुई, फिल्म को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, लेकिन शैलेंद्र के जीवन की ये पहली और आखिरी फिल्म रही। लेखक ने कहा है कि ये फिल्म सेल्यूलॉइड पर लिखी हुई एक कविता है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि शैलेंद्र एक कवि थे, और कवि जो होता है वो बहुत ही भावुक प्रकृति का होता है। तो इस नॉवल की रियल स्टोरी थी, उसकी एक एक बात को बड़ी बारीकी से शैलेंद्र ने पर्दे पर उतारा है। अब लेखक ये भी कहते हैं कि हमारी फिल्मों में ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जो कुछ भी दर्शकों को दिखाया जाता है उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, चाहे वो दुख हो चाहे वो खुशी हो। उसमें एक रियलिटी जो लोक तत्व है उसका अभाव है। इसलिए जब फिल्म बन गई तो उसे खरीदने के लिए कोई भी खरीदार नहीं मिला था। शैलेंद्र का जीवन बिल्कुल सरल सीधा साधा था। जैसा उनका जीवन था वैसे ही उनके गीत भी थे, चाहे वो मेरा जूता हो जापानी या फिर प्यार हुआ इकरार हुआ। इसी गीत पर एक लाइन आती है, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। तो इस पर जो संगीतकार थे शंकर जयकिशन, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी है वो 4 दिशाओं के बारे में जानता है, 10 दिशाओं के बारे में नहीं जानता, तो इस लाइन को बदल देते हैं। लेकिन शैलेंद्र इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। शैलेंद्र का ये कहना था कि किसी भी कलाकार का, यानी जो हीरो हैं और हीरोइन हैं, वो आम आदमी के लिए एक आइडल होता है। उन्हें देखकर आम आदमी उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। इसलिए उन कलाकारों की ये ड्यूटी होती है कि दर्शकों का नाम लेकर उनके ऊपर कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें ना थोपें। जैसे आजकल की फिल्मों में बहुत ज़्यादा हिंसा, मार-धाड़ ऐसे सीन होते हैं। तो शैलेंद्र का कहना था कि कलाकार की ड्यूटी है कि अगर कोई दर्शक ऐसी फिल्मों को पसंद कर भी रहा है तो हम उनकी रुचि को सुधारें, ना कि अपनी फिल्मों को बिगाड़ दें। तो ये इस पाठ की मूल कहानी है। पता नहीं बच्चे क्यों कहते हैं कि मैम बड़ा मुश्किल पाठ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके मतलब का पाठ है, क्योंकि फिल्म से रिलेटेड है और आप लोगों को फिल्में बहुत पसंद होती हैं। तो खैर, ये इस पाठ की मेन कहानी है। अब आइए देखते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। बहुत जल्दी मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए।